Yes, welcome to all students in this class. The topic is fourth topic, the parliamentary government, the executive. Under this topic, we have already expressed about the nominal and the constitutional chief of our parliamentary system, that is Honorable President of India. And yesterday I have told you about the election system of Honorable President. How the election of President is quite different to MLAs, MPs and anybody else. You all have read. The question is, what are the power and functions of Honorable President? यानी हम लोगों ने पिछले दिन देखा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत जो दो भाग हैं, दो रूप हैं, एक तो नाम के प्रधान या संवैधानिक प्रधान के रूप में है और दूसरा जो वास्तविक प्रधान के रूप में है। ये बात सत्य है कि कोई भी कार्य जो देश में होता है वो राष्ट्रपति के नाम होता है। राष्ट्र का प्रथम नागरिक होने के कारण हर एक प्रकार के कार्यों का संपादन महामहिम राष्ट्रपति के नाम से होता है। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति अपने से कोई कार्य नहीं करवाते, बल्कि राष्ट्रपति के तमाम कार्यों को संपादित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रियल चीफ होते हैं उनके ऊपर जाता है। द हेड ऑफ द रियल चीफ इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी प्रधान राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो भी आप लोगों ने जाना कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरीज के भी सदस्य निर्वाचित, ये सारे के सारे मिलकर महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उसके लिए भी जो प्रक्रियाएं हैं, मिनिमम कॉरम है, उसको पूरा करना होता है। ये तो ऑलरेडी आप कल देख चुके हैं और कैसे कॉरम क्या चीज है वो भी जान चुके हैं कि total votes divide by 2 plus 1, it is essential to get to that candidate who want to be getting the post of honorable president। वो भी ऑलरेडी क्लियर है। आज का जो है कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। बहुत व्यापक कार्य और शक्तियां हैं, बहुत व्यापक। एक एक जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है। इसके अतिरिक्त भी ढेर सारे और पावर है जिसको हमने बोर्ड पर मेंशन नहीं किया है। एंड अदर पावर्स ऐसे आप लिख सकते हैं। एक एक पावर को एक्सप्लेन करने में एक एक पीरियड समाप्त हो जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू express in details because you are
reading in only in class 8. When you will read in class 9 and 10 and upper classes, then you will know about the power and function of president in details. फिर भी हम लोगों को कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको लेनी है। तो पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति के पावर, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां अनंत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला का पावर के रूप में हम जाने, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है। दूसरा है मिलिट्री पावर, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। फिर सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। फिर है डिप्लोमेटिक पावर, यानी कूटनीतिक शक्तियां, इनको राजनयिक शक्तियां भी हम कहते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। फिर है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। फिर है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। और इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो इन तमाम के बारे में एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम जानना पसंद करेंगे। यानी एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आता है, एकदम संक्षिप्त रूप में। तो एग्जीक्यूटिव पावर में कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, इसमें है कि हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार के प्रमुख होते हैं। तो संघीय सरकार के प्रमुख होने के नाते, संघीय सरकार के प्रमुख होने के नाते जितने भी प्रकार का कार्य होगा, उसका संचालन होगा, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही, राष्ट्रपति की सहमति से ही। यद्यपि ये बात अलग है कि सभी कार्य संपादित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा होता है और मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है, किंतु जब तक राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति नहीं हो जाती है, तब तक वो कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि इस प्रकार का अधिकार जो संघीय सरकार का है, उसमें राष्ट्रपति के नाम जाता है द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इट इज ऑलरेडी क्लियर। इसके बाद क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्री परिषद का सृजन। अब उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आप सबको पता है। पहले 5 साल पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो मेजोरिटी पार्टी के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रकार का पावर राष्ट्रपति महोदय को है। यानी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी रहता है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन का जो कार्य होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम सबको देखेंगे, तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उसका फॉर्मेशन का कार्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की शक्तियां, इस प्रकार का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होता है। फिर पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि हाई लेवल के जो अधिकारी हैं उन लोगों को अपॉइंट और फिर डिसमिस, रिमूव करने की जो शक्तियां हैं या कार्य है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ही है। तो इस प्रकार का, जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, अपॉइंटमेंट जो है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर कंट्रोलर जनरल, उसके बाद राजदूत वगैरह को नियुक्त करने का कार्य जो है, तो ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आता है। फिर है कि यूनियन टेरिटोरीज का डायरेक्ट संबंध जो है, प्रशासनिक संबंध महामहिम राष्ट्रपति के ही सिरे जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति का इस प्रकार का कार्य है, इस प्रकार की शक्तियां हैं। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और अन्य पावर पर। आज इतना ही, धन्यवाद।